मुझे एक बात हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत ही महंगा, एकदम नया और स्लीक सा स्मार्टफोन अचानक हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाए। वो पल तो बहुत डरावना होता है। हाँ, एकदम। और फिर पहला ख्याल क्या होता है इंसान का, स्क्रीन पर अगर एक छोटी सी खरोंच भी आ गई ना, तो तुरंत उसे छुपाने की बेचैनी होने लगती है। बिल्कुल, मतलब तुरंत स्क्रीन गार्ड लगा लो या फिर पूरा फोन ही बदलवा दो। सही बात है। हर कोई उस डिफेक्ट से ऐसे भागता है जैसे वो कोई बहुत बड़ी गलती हो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उन दरारों को छुपाने के बजाय उनमें असली सोना भर दिया जाए, और ऐसा करने से वो फोन पहले से भी ज्यादा कीमती और खूबसूरत हो जाएगा, तो शायद आज के दौर में ये बात बिल्कुल बेतुकी लगेगी। हाँ, मतलब कोई भी कहेगा कि ये क्या मजाक है, बिल्कुल बेतुकी बात लगेगी, है ना? क्योंकि हमारी जो पूरी मानसिकता है ना, वो कुछ इस तरह से प्रोग्राम हो चुकी है जहां फ्लॉलेस या बेदाग होने को ही सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। सही कह रहे हैं। मतलब इंसान हर चीज को एक बिल्कुल नई फैक्ट्री फिनिश जैसी अवस्था में रखना चाहता है, चाहे वो कोई सामान हो, इंसान का अपना शरीर हो, या फिर उसकी जिंदगी का ग्राफ ही क्यों ना हो। हर जगह बस एक परफेक्ट अवस्था की तलाश है। और यही वो अंधी दौड़ है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये गहन चर्चा केंद्रित है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो बुल मैट्रिक्स द्वारा साझा किया गया एक बेहद दिलचस्प पाठ है। ये मुख्य रूप से एक पुरानी जापानी विचारधारा पर आधारित है, जिसे वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी, बहुत ही गहरा दर्शन है ये। हाँ, तो आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ इस किताब के पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि एक वैचारिक सफर तय करना है। हम ये समझेंगे कि कैसे परफेक्शन के इस भारी भरकम बोझ को उतारकर अपनी कमियों को स्वीकार करने, मतलब आत्मस्वीकृति से शुरुआत की जा सकती है। और कैसे यही स्वीकृति धीरे धीरे इंसान को स्लो लिविंग या एक शांत रोजमर्रा के जीवन तक ले जाती है। बिल्कुल। और ये सफर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ी महामारी है, वो कोई वायरस नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक थकान या बर्नआउट है। एकदम सही बात। और ये थकान कोई शारीरिक मेहनत से नहीं आ रही है, बल्कि एक ऐसा आदर्श जीवन जीने की कोशिश से आ रही है जो असल में कहीं अस्तित्व ही नहीं रखता। जो सच में है ही नहीं। हाँ, वाबी साबी का पूरा दर्शन इस आदर्श या परफेक्शन के विचार को ही जड़ से खारिज करता है। अब देखिए, परफेक्शन के इसी विचार पर एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है। कैसा सवाल? जब इंसान हर चीज में, हर रिश्ते में, यहाँ तक कि अपनी शक्ल सूरत में एक सिमेट्री या पूर्णता खोजता है, तो क्या प्रकृति में असल में कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, कोई भी पुराना पेड़ कभी एकदम सीधा तो नहीं बढ़ता ना। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। हाँ, किसी भी पहाड़ का आकार एकदम सटीक त्रिकोण नहीं होता। एकदम। आसमान में बादल कभी कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप नहीं बनाते। फिर भी इन सब चीजों को देखकर जो एक शांति और खूबसूरती महसूस होती है, वो किसी कांच की परफेक्ट एकदम सीधी बिल्डिंग को देखकर नहीं होती। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बचपन से ही इंसान की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि जो एकदम सीधा है, जो बेदाग है, वही सुंदर है। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। हाँ, हम एक सीधी रेखा को आदर्श मान लेते हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क का एक दूसरा हिस्सा भी है जो प्रकृति के इस केओस या असंगति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वाबी साबी का पहला सिद्धांत यही कहता है कि ऑथेंटिसिटी इज ब्यूटी। मतलब जो असली है वही खूबसूरत है। बिल्कुल, जो जैसा है उसका वैसा ही असली रूप सबसे खूबसूरत है। जब कोई इंसान एक टेढ़े मेढ़े पेड़ को देखता है तो उसका दिमाग उसे जज नहीं करता, बस उसे अनुभव करता है। और इसी असली होने के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए स्रोत में जापानी कल्चर की जिस कला का जिक्र है, वो बहुत ही शक्तिशाली है, किंसुगी। हाँ, किंसुगी। ये वो कला है जिसके बारे में हमने शुरुआत में सोने और दरारों के संदर्भ में बात की थी। जब मिट्टी का कोई पुराना बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय उसके टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाख के साथ असली सोने का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर सोने का इस्तेमाल करने के पीछे का कारण समझना बहुत दिलचस्प है। वो क्या? दरारों को छुपाने के लिए नहीं? नहीं, इसका मकसद उन दरारों को छुपाना या उन्हें इनविजिबल बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोने का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उन दरारों को हाईलाइट किया जा सके। अरे वाह! किंसुगी ये मानती है कि उस बर्तन का टूटना कोई अंत नहीं है, बल्कि वो उसके अस्तित्व, उसकी यात्रा का एक अहम हिस्सा है। जब उन दरारों में सोना भर दिया जाता है
तो वो बर्तन अपनी उस टूट फूट के कारण और भी ज्यादा कीमती हो जाता है। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है और बुल मैट्रिक्स के पाठ में इस विचार को इंसानी जिंदगी से बहुत सीधे तौर पर जोड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल जोड़ा गया है। स्रोत के अनुसार जीवन की जो असफलताएं हैं, दिल के गहरे घाव हैं, बार बार मिलने वाले रिजेक्शंस हैं, वो इंसान को तोड़ते जरूर हैं, लेकिन अब वो उसे कमजोर नहीं बनाते, बल्कि वही इंसान को सबसे अलग, यूनिक और अनोखा बनाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान की कहानी में जितने ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट होंगे, वो कहानी उतनी ही दिलचस्प होगी ना। बिल्कुल। लेकिन समाज की दिक्कत यह है कि वो उन दरारों को कमजोरी का नाम दे देता है। समाज जज करने लगता है। हाँ, इंसान अपने अतीत के घावों को एक ऐसे सीक्रेट की तरह छुपाने लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराध हो। जबकि जब कोई इंसान अपने उन घावों को, अपनी उन असफलताओं को शान से अपना लेता है, उसी किंसुगी के बर्तन की तरह, तो एक अजीब सी आजादी मिलती है। मतलब फिर उसे किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। उसकी ऊर्जा उन कमियों को छुपाने में खर्च नहीं होती, बल्कि जीवन को जीने में लगती है। ये एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है, और ये बदलाव सिर्फ अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं रहता। सही कहा। जब अतीत के घावों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका सीधा असर वर्तमान में हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। मतलब बात यहाँ आ जाती है कि कोई इंसान दुनिया के सामने खुद को पेश कैसे कर रहा है। स्रोत ये साफ तौर पर कहता है कि परफेक्शन असल में कुछ और नहीं, बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पहना गया एक मुखौटा है। और ये मुखौटा बहुत भारी होता है। कैसे? अगर हम इसे कॉग्निटिव लोड के नजरिए से देखें, तो कोई और इंसान बनने का नाटक करना या खुद को हर समय फ्लॉलेस दिखाना, ये दिमाग की बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर खा जाता है। दिमागी तौर पर इंसान थक जाता होगा। बिल्कुल। वाबी साबी के अनुसार इंसान अपनी असलियत से जितना दूर जाता है, वो अंदर से उतना ही ज्यादा बेचैन और खोखरा महसूस करता है, क्योंकि उसे हर पल ये डर सताता रहता है कि कहीं मुखौटा गिर ना जाए। हाँ, और स्रोत में ये बात बहुत गहराई से कही गई है कि परफेक्शन केवल इम्प्रेस करने की कोशिश है, जबकि जो कमियां हैं या इम्परफेक्शंस हैं, वो लोगों के साथ असली और गहरा कनेक्शन बनाते हैं। सही है। जो इंसान आपको कमियों के साथ स्वीकार करे, वही असली साथी है, बाकी सब सिर्फ भीड़ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। कैसा सवाल? देखिए, ये विचार सुनने में बहुत दार्शनिक और सुकून देने वाला है कि कोई मुखौटा मत पहनो, बस असली रहो। हाँ। लेकिन अगर इसे आज की प्रोफेशनल दुनिया, कॉर्पोरेट कल्चर या नेटवर्किंग के माहौल में लागू किया जाए, तो वहां तो अपना बेस्ट वर्जन दिखाना ही सर्वाइवल की शर्त मानी जाती है। ये तो है। वहाँ हर कोई एक पॉलिश्ड इमेज के साथ आता है। बिल्कुल। ऐसे में अगर कोई अपनी सारी कमजोरियां, अपना डर और अपनी कमियां सीधे टेबल पर रख दे, तो क्या उसे समाज या सिस्टम द्वारा अनप्रोफेशनल या कमजोर मानकर किनारे नहीं कर दिया जाएगा? देखिए, ये द्वंद्व आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन यहाँ ऑथेंटिसिटी या असली होने की परिभाषा को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। मतलब क्या अंतर है दोनों में? असली होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपने व्यवहार की या अपने काम की जिम्मेदारी लेना छोड़ दे। प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ट वर्जन दिखाने का मतलब अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से पेश करना है। ठीक है। लेकिन मुखौटा पहनने का मतलब है वो बनने की कोशिश करना जो इंसान है ही नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी लीडर को किसी प्रोजेक्ट का कोई अहम हिस्सा नहीं समझ आ रहा, तो मुखौटा ये कहेगा कि सब कंट्रोल में है, मुझे सब पता है। हाँ, और इसका नतीजा अक्सर बहुत बड़ी गलतियों के रूप में सामने आता है, क्योंकि उस परफेक्ट इमेज को बचाने के लिए झूठ की एक पूरी इमारत खड़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। इसके विपरीत ऑथेंटिसिटी ये कहेगी कि मुझे इस खास हिस्से की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ या किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकता हूँ। अच्छा, तो ये ऑथेंटिसिटी हुई। हाँ, जब कोई इंसान अपनी टीम या अपने कलीग्स के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, ये मानता है कि उससे गलती हुई है, तो वो कमजोर नहीं दिखता, बल्कि वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सुरक्षित माहौल या साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाता है जहां दूसरे लोग भी खुलकर बात कर सकते हैं। ये तो बहुत तार्किक बात है। लोग कभी भी प्लास्टिक के उन परफेक्ट मुखौटों से नहीं जुड़ते, वे इंसानों से जुड़ते हैं, और इंसानों का बुनियादी स्वभाव ही गलतियां करना है। मतलब अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का ये आत्मविश्वास ही असली ताकत है। और जब इंसान खुद को हर वक्त नियंत्रित करने वाला या खुद को परफेक्ट दिखाने वाला ये भारी मुखौटा उतार देता है ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। वो क्या? वो सिर्फ अपनी इमेज को कंट्रोल करना नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपनी जिंदगी की बाहरी घटनाओं पर से भी अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। और यहीं से
वाबी साबी के एक बहुत ही गहरे और थोड़े कड़वे सत्य का सामना होता है, अनिश्चितता या इम्पर्मनेंस। इम्पर्मनेंस। हाँ, ये विचार कि सब कुछ अस्थायी है, जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी सफलता के शिखर पर खड़ा हो या फिर किसी बहुत गहरे दुख के अंधेरे में हो, दिस टू शैल पास, मतलब ये भी बीत जाएगा। बिल्कुल। जब इस अनिश्चितता को जीवन का एक नियम मान लिया जाता है तो हर चीज को मुट्ठी में बांध कर रखने की, कंट्रोल करने की जो जिद होती है वो खत्म होने लगती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि मानसिक शांति की शुरुआत असल में वहीं से होती है जहां कंट्रोल छूटता है। शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ इंसान की मर्जी से चल रहा हो, बल्कि तब मिलती है जब जीवन जिस रूप में सामने आ रहा हो उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए। पर देखिए, ये विचार सुनने में जितना आसान है, इसे न्यूरोलॉजिकल स्तर पर जीना उतना ही मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अनिश्चितता से नफरत करता है। दिमाग हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी या भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर चाहता है। हाँ, हम हमेशा जानना चाहते हैं आगे क्या होगा। बिल्कुल। और जब चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं तो दिमाग खतरे का अलार्म बजाने लगता है। लेकिन असली आजादी ये समझने में है कि किसी भी बाहरी परिस्थिति पर इंसान का कभी भी 100% कंट्रोल था ही नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक लकीर है जिसे लेकर अक्सर भ्रम पैदा होता है। किस तरह का भ्रम? मतलब अच्छे वक्त में या रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों में ये भी बीत जाएगा सोच लेना ठीक है, लेकिन जब सामने कोई बहुत बड़ा संकट हो, मान लीजिए कोई हेल्थ क्राइसिस हो या करियर खत्म होने की कगार पर हो, उस वक्त ये कहना कि कंट्रोल छोड़ दो और हालात को स्वीकार कर लो, ये कहीं ना कहीं हार मान लेने या पैसिव हो जाने जैसा महसूस होता है। तो हालात को स्वीकार करने और किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने के बीच का फर्क कैसे तय होगा? इस फर्क को समझना ही इस पूरी फिलॉसफी का सबसे अहम हिस्सा है। हालात को स्वीकार करने का मतलब निष्क्रिय होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसे एक समंदर और नाव के उदाहरण से बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई समुद्र के बीचों बीच एक नाव चला रहा है और अचानक मौसम बिगड़ जाता है, बहुत भयानक तूफान आ जाता है। ठीक है। अब कंट्रोल करने की जिद का मतलब है उस तूफान से लड़ना, ये सोचना कि तूफान को अभी नहीं आना चाहिए था, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या आसमान की तरफ देखकर चिल्लाना। हाँ, जिससे कुछ बदलेगा तो है नहीं। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ दिमागी और शारीरिक ऊर्जा बर्बाद होती है। और हार मान लेने का मतलब ये होगा कि तूफान को देखकर डर जाना, पतवार छोड़ देना और बस नाव के डूबने का इंतजार करना। एकदम सही। लेकिन स्वीकार करने का मतलब इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? इसका मतलब है ये गहराई से मानना कि हाँ, तूफान आ चुका है, ये एक सच्चाई है और मैं समंदर की लहरों को या हवा की दिशा को बदल नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ करेगा नहीं। अच्छा, मतलब वो एक्शन लेगा। हाँ, वो अपनी नाव की पतवार को तूफान के दिशा के अनुसार एडजस्ट करेगा। वो अपना पूरा फोकस उन चीजों पर लगा देगा जो उसके हाथ में है, जैसे संतुलन बनाए रखना। कि बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। तो कंट्रोल हालात पर से छोड़ना है, अपने एक्शन या कर्मों पर से नहीं। जब हालात से वो व्यर्थ की मानसिक लड़ाई बंद होती है, तभी दिमाग शांत होता है और संकट में सही निर्णय लिए जा सकते हैं। ये उदाहरण सच में बहुत सारी उलझनों को सुलझा देता है। और जब बाहरी परिस्थितियों से लड़ने की ये दिमागी भागदौड़ खत्म होती है, तब एक बहुत ही अजीब सी शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल। तभी इंसान जीवन की प्राकृतिक गति या नेचुरल पेस को महसूस कर पाता है, और वो यहीं से हमारी चर्चा का रुख स्लो लिविंग की ओर मुड़ता है। वाबी साबी की पूरी विचारधारा प्रकृति को ही सबसे बड़ा शिक्षक मानती है। और प्रकृति का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि वो कभी जल्दबाजी नहीं करती। बिल्कुल, वो कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ बनने में जितना वक्त लगना है, वो उतना ही वक्त लेगा। हाँ, रातों रात तो पेड़ नहीं उगता। कोई इंसान उसे खींचकर या उस पर चिल्लाकर उसे जल्दी बड़ा नहीं कर सकता। हर चीज की अपनी एक पेस या गति होती है। और स्रोत में इस गति को समझाने के लिए नदी की बात की गई है। एक बहती हुई नदी कभी अपने रास्ते में आने वाले बड़े पत्थरों से लड़ती नहीं है। वो रुककर उनसे बहस नहीं करती। सही बात है। वो बहुत शांति से उनके ऊपर से या उनके बगल से अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह स्रोत ये सलाह देता है कि दूसरों से अपनी तुलना बंद करके हर इंसान को अपनी खुद की गति का सम्मान करना चाहिए। हाँ। लेकिन देखिए,
आज का जो पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा है वो तो फास्ट होने पर इनाम देता है ना। यही तो इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना है। फास्ट होना आज के समय में सफलता, प्रोडक्टिविटी और स्टेटस का प्रतीक बन गया है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फैशन और फास्ट लाइफ और तेज भागता है तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। मतलब शरीर हमेशा तनाव में रहता है। बिल्कुल, शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत तेज भागने से इंसान सिर्फ जीवन की सतह पर रह जाता है, गहराई में नहीं जा पाता। ये बिल्कुल वाटर स्कीइंग जैसा है। हाँ, कैसे? जब कोई पानी की सतह पर बहुत तेज स्पीड में स्कीइंग कर रहा होता है तो वो बहुत रोमांचक लगता है। बहुत स्पीड है, हलचल है, एक एड्रेनलिन रश है। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान सिर्फ पानी की ऊपरी सतह को छू रहा है। हाँ बिल्कुल, उसे नीचे की शांत और गहरी दुनिया का कुछ अता पता नहीं होता। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और दूसरी तरफ स्लो लिविंग जो है वो स्कूबा डाइविंग की तरह है। अच्छा। वहां जाने के लिए गति को धीमा करना ही पड़ता है। वहां रोमांच का शोर नहीं है, बल्कि एक गहरा सन्नाटा है। लेकिन उसी सन्नाटे में असली गहराई, मूंगे की चट्टानें और वो परम शांति मिलती है। क्या बात है। और देखिए, स्लो लिविंग का मतलब आलस या काम टालना नहीं है। स्रोत में इसे इंटेंशनल लिविंग कहा गया है। यानी जीवन के हर पल को सिर्फ काटा नहीं जा रहा है, बल्कि पूरे होश और इरादे के साथ जिया जा रहा है। लेकिन इस स्कूबा डाइविंग वाली गहराई का अनुभव करना इतना आसान तो नहीं है आज के समय में। वो क्यों? आज इंसान का जीवन इतना भरा हुआ है ना, जिम्मेदारियों से, जानकारी से, फालतू के सामान से, कि वो इतना भारी हो चुका है कि गहराई में जा ही नहीं सकता। उस गहराई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले वजन कम करना होगा। और यही पर वाबी साबी का अगला सिद्धांत लागू होता है। कम होने में ही स्पष्टता है, यानी लेस इज क्लैरिटी। आज के समय में लोगों को लगता है कि सादगी या कम चीजों के साथ जीने का मतलब है पीछे रह जाना। लेकिन असल में सादगी आज के समय की सबसे बड़ी और दुर्लभ लग्जरी बन गई है। हाँ, क्योंकि हर तरफ ज्यादा का शोर है, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा पैसा और सबसे बढ़कर ज्यादा इन्फॉर्मेशन। एकदम सही। आज के समय में इंसान ना इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी का शिकार है। दिमाग में हर वक्त ब्राउजर की इतनी सारी टैब्स खुली रहती हैं कि पूरा सिस्टम ही क्रैश होने की कगार पर रहता है। इसीलिए स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अपने भौतिक कमरे से लेकर अपने दिमाग के कमरों तक हर जगह से अनावश्यक चीजों का भार हटाना जरूरी है। जब भारी और भीतरी शोर कम होता है, केवल तभी इंसान को अपने विचारों की असली आवाज सुनाई देती है। और इस सादगी को जीवन में उतारने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही बुनियादी दैनिक अभ्यासों का जिक्र किया गया है। हाँ, जैसे कौन सा अभ्यास? जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाना और बात करते वक्त सिर्फ बात सुनना। आज के इस मल्टीटास्किंग के दौर में जहां लोग एक साथ 3 स्क्रीन्स देख रहे होते हैं, एक समय पर सिर्फ एक काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह है। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग असल में एक भ्रम है। अच्छा? दिमाग कभी एक साथ 2 काम नहीं करता, वो बस बहुत तेजी से दोनों के बीच स्विच करता है, जिससे कॉग्निटिव थकान होती है। एक समय में एक काम करना दिमाग को वर्तमान में वापस लाता है। और एक और अभ्यास जिसका जिक्र स्रोत में है, रोज कम से कम 10 मिनट बिना फोन के आसमान या पेड़ों को देखना। अभी कितनी अजीब बात है ना कि आज हमें अपने डिजिटल कैलेंडर में 10 मिनट आसमान देखने का रिमाइंडर लगाना पड़ता है। एक समय जो इंसान का मूल स्वभाव था, वो आज सबसे बड़ी और महंगी लग्जरी या एक टास्क कैसे बन गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज इंसान का अटेंशन या ध्यान एक प्रोडक्ट बन गया है जिसे हर सेकंड बेचा जा रहा है। अटेंशन इकोनॉमी। बिल्कुल, अटेंशन इकोनॉमी के इस दौर में बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी उद्देश्य के बस 10 मिनट आसमान को देखना एक तरह का पैटर्न इंटरप्ट है। पैटर्न इंटरप्ट वो क्या होता है? मतलब ये नर्वस सिस्टम को ये संदेश देता है कि रुको, कोई इमरजेंसी नहीं है, तुम सुरक्षित हो। ये एक बहुत गहरी मानसिक सफाई की प्रक्रिया है। क्या बात है। और इसी ठहराव और मानसिक सफाई को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने के लिए स्रोत में बुल मैट्रिक्स द्वारा बताई गई एक मैजिक बुक सीरीज का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। हाँ, उस सीरीज का जिक्र है। ये सीरीज कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के दैनिक अभ्यास से जीवन में जादुई बदलाव लाने के इर्द गिर्द बुनी गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस अभ्यास से जुड़ने के लिए मात्र 51 रुपए की फीस रखी गई है, जो पूरी तरह से डोनेशन में जाती है। और देखिए, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का विज्ञान बहुत स्पष्ट है। जब कोई लगातार ये गिनता है कि उसके पास क्या कमी है, तो दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। हमेशा एक कमी का एहसास। हाँ, लेकिन
जब इंसान ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करता है तो दिमाग का फोकस क्या नहीं है से हटकर क्या है पर चला जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल स्तर पर एक शिफ्ट है जो और चाहिए कि अंधी दौड़ को धीमा कर देता है, और यही स्लो लिविंग का असली आधार है। तो अगर इस पूरे सफर को देखा जाए, परफेक्शन के भ्रम को तोड़ने और आत्मस्वीकृति से लेकर अनिश्चितता को अपनाने और स्लो लिविंग तक, तो पूरी तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। इंसान को खुद को फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जीवन कोई खराब हुई मशीन नहीं है जिसे रिपेयर किया जाना है। जीवन सिर्फ अनुभव करने के लिए। स्रोत में इसे समंदर के एक बहुत ही सुंदर रूपक के जरिए समझाया गया है। हर इंसान को अपनी जिंदगी का समंदर खुद बनना है। समंदर की ऊपरी सतह पर बाहरी हालात और परेशानियां लहरों की तरह आती हैं। वे शोर मचाएंगी, उथल-पुथल करेंगी और फिर चली जाएंगी। इंसान को बस किनारे पर खड़े होकर उन लहरों के आने जाने का गवाह बनना है, लेकिन अपनी उस भीतरी गहराई और शांति को कभी भंग नहीं होने देना है। बहुत खूब। ये पूरी विचारधारा यही याद दिलाती है कि कोई भी इंसान अपने आप में पूरा या परफेक्ट नहीं है। वो अधूरा है, उसमें कमियां हैं, और सबसे बड़ी बात, ये अधूरापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो चीज पहले से पूरी तरह परफेक्ट या फिक्स हो चुकी है, उसमें कुछ भी नया जोड़ने की, कुछ नया बनने की या आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। अधूरापन ही असल में जीवन के विस्तार की असली संभावना है। इस पूरी चर्चा ने जीवन को देखने के एक बहुत ही अलग और गहरे नजरिए को सामने रखा है। ये साफ हो गया है कि कैसे परफेक्शन का भारी मुखौटा उतारकर, अपनी कमियों को सोने से जोड़कर और प्रकृति की गति के साथ तालमेल बिठाकर एक शांत और गहरी जिंदगी जी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस विचारोत्तेजक सफर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये विचारने वाली बात है। कैसा सवाल? आज हमने इस बात पर गौर किया कि नदी कभी अपने रास्ते के पत्थरों से नहीं लड़ती। वो बहुत शांति से उनके बगल से अपना रास्ता बना लेती है और हर बाहरी बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो नदी इतने लंबे और शांत सफर के बाद अंततः उस विशाल समंदर में जाकर मिल जाती है, यानी जब एक इंसान बाहरी दुनिया की सारी जद्दोजहद और बाधाओं को पार करके अपने भीतर की उस परम शांति को पा लेता है, तो क्या वो नदी अपना खुद का वजूद हमेशा के लिए खो देती है, या फिर वो उस समंदर का हिस्सा बनकर खुद इतनी विशाल हो जाती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा तूफान उसकी उस अथाह गहराई को कभी छू भी नहीं पाता?